मीडिया 400 पार दिखाती थी, ये कहती थी कि मोदी आ रहे हैं, मोदी तीसरी बार सब ले रहे हैं, 400 पार होके आ रहे हैं। लेकिन जब लोग, हमारे जो कार्यकर्ता थे, वो ये मानते थे कि जिस गांव से हम संबंध रखते हैं, जिस छोटे से कस्बे से हम संबंध रखते हैं, हमारे कस्बे में कौन जीत रहा है? हमारे कस्बे में वरुण चौधरी जीत रहा है, कांग्रेस पार्टी जीत रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीट का दावा करते रहे, वहाँ 32 पर सिमट के रह गए। वहाँ पर इंडिया गठबंधन ने देखिए अब किस प्रकार से नज़ारा देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी को। 4 बड़े लीडरों को हरा के 3.5 लाख की लीड को कम करके 50,000 से जीतना एक बहुत बड़ा मार्जिन है। मोदी अपने आप को परमात्मा मानता है, विष्णु का अवतार मानता है। लोग भी गधे हैं जो उसको मानते हैं। मैं हकीकत कह रहा हूँ, लोग गधे हैं। जी ने अयोध्या से इनको बीजेपी वालों को ऐसा धक्का दिया, अब ये वहाँ चले गए उड़ीसा में। ऐसे हो रहा हो और अहंकार उसके अंदर आज भी है। 5-6 किलो वजन घट गया, अहंकार आज भी है। आप ये कौन से सूत्र से पता लगा? तो बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। 5 किलो पहले ऐसे चलता था, एक अकेला सब पे भारी। अरे कमाल है यार। अब चल रहा है ये लोगों ने 2024 का लोकसभा चुनाव अब खत्म हो चुका है और इसी के साथ हरियाणा की राजनीति जो है कि वहाँ पे बिल्कुल सरगर्म हो चुकी है। और अगर हरियाणा की राजनीति को देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में हरियाणा एक ऐसा प्रदेश था जहाँ पे कांग्रेस अपने आप को मजबूत महसूस कर रही थी और एक सीट पर कांटे की लड़ाई थी। और इस सीट के साथ ही हरियाणा में 10 सीटों में से 5 लोकसभा चुनाव की सीटें कांग्रेस के खाते में गई। और इसी के साथ अंबाला लोकसभा, जिसमें आपका कालका आता है, जिसमें आपका पंचकुला आता है, जिसमें ये सारी जो है कि सीटें थी, ये आपकी जो है कि ये कांग्रेस के खाते में गई और यहाँ पे वरुण चौधरी यहाँ के सांसद बने हैं। आज मैं पंचकुला के 17 सेक्टर में हूँ और यहाँ पर वरुण चौधरी जो है कि अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देने आए हैं। और इस धन्यवाद के पीछे आप देखेंगे कि नेताओं का मजमा लगा हुआ है और उसका एक कारण यह है कि आने वाले 5-6 महीने के अंदर ही विधानसभा चुनाव होने हैं और उस विधानसभा चुनाव में टिकट किसको मिलेगी, इसकी भी कहीं ना कहीं जो गुणागणित जो है कि एक नेता दूसरे नेता से जो है कि लगा रहे हैं। हम कुछ साधारण कार्यकर्ताओं से बात करेंगे कि वो इस पूरे राजनीति को लेकर, हरियाणा की राजनीति को लेकर 2024 में जो एक अच्छी पकड़ जो मिली है उसको लेकर क्या सोचते हैं और पंचकुला विधानसभा को लेकर वो जो है कि क्या सोचते हैं। तो आइए हम जो है कि वो बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, यदि आप अपने जीवन में पैसों में खेलना चाहते हैं तो ये 3 बुक्स आपको मालामाल कर देने वाली है। पहली, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। दूसरी, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउस। ये तीनों बुक्स हिंदी, इंग्लिश और भारत के अन्य भाषाओं में अमेज़न पे उपलब्ध है। और इसी के साथ जिनको बुक्स पढ़ने का शौक नहीं है या बोरियत होती है तो वो ऑडियो भी खरीद सकते हैं। फिर देर किस बात की, इन सारे लिंक्स को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। क्या नाम है आपका? करमवीर जी। अच्छा, कहाँ रहते हैं? गांव बीड़ चंडी मंदिर। चंडी मंदिर में इस बार माहौल है कि नहीं? माहौल है जी पूरा। माहौल है। हाँ जी। ये चंडी मंदिर तो मेरे ख्याल से अपना प्रदीप चौधरी जी हैं। नहीं है या कालका में? ये पंचकुला में आता है। पंचकुला में आता है। पंचकुला में तो कई लोग जो है कि कोशिश कर रहे हैं टिकट के लिए। कार्यकर्ता किसके साथ हैं इस बार? कांग्रेस के साथ ही है। अरे टिकट किसको देने के पक्ष में है कार्यकर्ता? सर्वे होता है ना आप लोगों का, पूछा जाता है कि भाई किसको टिकट दिया जाए। एमएलए की उपेंद्र कौर आलूवालिया उसको दिया जाए। मिल जाएगा? मिलेगा पक्का 100%। उपेंद्र बोल वाले 100% जो पहले मेयर थी उन्हीं को टिकट मिलेगा। अरे एमएलए की, मैंने सुना है कि एमएलए की टिकट के लिए सिर्फ 2 लोगों का नाम गया है। एक आपका जो है कि एक महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष है उनका गया और एक नहीं जो पहली मेयर थी, पहले मेयर रह चुके हैं शहर पंचकुला में, पहली मेयर है, उन्हीं को टिकट मिलेगा। दावा है मैडम उपेंद्र कौर बालिया जी का। मोहन के नाम पे जो इतने लोग वोट देते हैं उनका क्या करेंगे आप? कोई नहीं, चंद्रमोहन के नाम पे अगर चंद्रमोहन जी से टिकट मिलेगा।
चंद्रमोहन जी को अगर टिकट मिलता तो हम उनके साथ हो जाएंगे, हमें तो टिकट का कांग्रेस का साथ देना है। इस बार उनको हिसाब पंचकुला का कार्यकर्ता कौन ऐसा नेता है जिससे को लेकर खुश है कि भाई उनका? उपेंद्र कौर आलूवालिया। हम भी उन्हीं के नाम पे खुश हैं। हम भी नहीं। अच्छा ये बताइए, जब लोकसभा चुनाव चल रहा था और जिस तरीके का माहौल था, विश्वास था अंदर से कि जीत जाएंगे? पूरा विश्वास था। जी, हमें तो अपने गांव से पूरा विश्वास था और हमारे गांव में पूरे जिला पंचकुला में वो सबसे ज्यादा वोट हमारे 3 बूथ थे। तो शुक्रिया था हम करेंगे यूपी का, जहाँ पे बीड़गढ़ से हमारे 3 वोट जीत के गए और पूरे बीड़गढ़ ने ही सबसे पूरे जिले में बीड़गढ़ से ही जीत के गए हैं, पूरे जिले में। नहीं जी, हमारे बीड़गढ़ में पूरे जिले में और सबसे ज्यादा रिकॉर्ड वोटों से जीत के गए। जो बीजेपी वालों से जब मैंने ये बात पूछा तो वो कह रहे हैं कि कांग्रेस वालों को तो खुद नहीं पता था कि उनकी इतनी सीटें आ जाएंगी, वो तो जनता पता नहीं कहाँ से मुड़ गई किस मुद्दे जी, पे। हमें तो पूरा विश्वास था जी कांग्रेस की। पूरा विश्वास था पूरा विश्वास कांग्रेस था। की 5 सीट कम से कम आएगी। वैसे तो 7 सीट आनी चाहिए थी। लड्डू कांग्रेस का है, पर ये मत समझिएगा, बातें आपकी ही रहेंगी। अपने गांव की बात कर। जब कांग्रेस को लड्डू खाया है ना तो कांग्रेस की ही बात करनी है। क्या सांसद बना के देख चुके रतनलाल कटारिया जी को, जो कहीं पे भी किसी के दुख सुख में कहीं नहीं गए, इतने 10 साल के उसके अंदर। मैंने सुना है कि जो लोग कहते हैं कि इनका काम ही था सिर्फ आना जाना, बाकी और कुछ काम ही नहीं आना था। जाना दिल्ली तक था, दिल्ली था, यहाँ आना जाना ही था, किसी गांव में कहीं पे नहीं जाते थे। इसलिए चेंजिंग बहुत ज़रूरी थी। ये युवा नेता है, वो बुजुर्ग थे, वैसे भी वो चल फिर नहीं सकते थे। चलो अब तो नहीं रहे हो। चलो अब तो परमात्मा को बेचारे लीन हो गए। अच्छा ये बताइए कि जब चुनाव शुरू हुआ था और जिस तरीके का माहौल था, कांग्रेस को खुद भी नहीं समझ में आ रहा था कि हम चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, ठीक है? ये माहौल कब से बदला? ऐसा ही, क्योंकि माहौल तो शुरू से स्टार्टिंग से था। शुरू से कहाँ था? शुरू से था। जो हमारे एरिया है, ये विधानसभा जो हमारा हल्का था ये, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस था। बीजेपी बह रही थी जमीन पर, इनको भी नहीं पता था, बहुत बुरा हाल है देश। बीजेपी को पूरा विश्वास था भी हम हारेंगे, पूरा विश्वास था। ऐसा था? ऐसा था। अंकल जी थोड़ा साइड में आ हमारे जाइए। यार मित्र हैं बीजेपी के, वो खुद बोल रहे थे, हमारे यार मित्र हैं बेचारे, वो अच्छे मित्र हैं हमारे। आइए ना, कह रहे थे कि आइए यार ना। ये सीट तो गई है। क्या नाम है आपका? राम स्वरूप कहाँ रहते हैं आप? बेड़गढ़ गुरु सरपंच। कॉलोनी की तो वोटें मोदी को 5 किलो अनाज पे गई हैं, तो आप लोगों के माहौल क्या था जब चुनाव चल रहा 5 था? किलो अनाज क्या होता है? मतलब भूखा मारने वाली बात है। 5 किलो अनाज से क्या होता है? ये कुछ नहीं होता, लूट है। वोटों को लूटा जा रहा है, गरीब आदमी को लूटा। 5 किलो अनाज जो देते हैं, इतना तो बंदा लाइन में लग के दिहाड़ी कमा लेता है, उससे ज़्यादा। तो इसीलिए आप लोगों ने 10 किलो अनाज का वादा किया। 10 किलो क्या, मैं तो इनको गरीबों को तो बहुत कुछ मिलना चाहिए। जैसे बीजेपी ने पूरे देश को लूट लिया, 2073 तक देश को गिरवी रख दिया। आप देखो, मतलब इन्होंने मतलब बॉन्ड पे 7%, 7.46 और 6.6 और 7.3 पर 2073 तक देश को गिरवी रख दिया। अरे मोदी जी तो कहते हैं कि ना मेरे कोई आगे है ना मोदी- पीछे हैं, तो अरे- गिरवी क्यों रखेंगे, वो क्यों लूटेंगे? मोदी ने पूरे देश को लूट लिया। आप मेरे को बताओ, उससे पहले जो आरएसएस इनकी एक शाखा थी, बीजेपी की जो शाखा थी, उस शाखा के अंदर वे मतलब धर्मशाला और स्कूलों में अपनी मतलब वे करते थे, मीटिंग करते थे। आज पूरे सारे इंडिया के अंदर 550 डिस्ट्रिक्टों में हेडक्वार्टर बनाए गए। पैसा कहाँ से आया? और 1050 एमएलए एमपी खरीदे गए और 900 करोड़ की बड़े बड़े शहरों के अंदर 500 आदमी की मीटिंग के लिए हॉल बनाए गए, जिसके अंदर 200-300 आदमी मतलब रोजगार मिला उनको। ये पैसा कहाँ से आया? पूरे देश को लूटा। आप ये बताइए कि देखिए, जब पैसा निकलता है कहीं से, ठीक है, या तो नेताओं के घर में या उसके परिवार में जाए, या तो पार्टी में जाए या पार्टी ऑफिस में जाए या नेता खरीदने में काम जाए, तो क्या कांग्रेस के ये बात खलती है क्या कि जो बड़े नेता हैं लूट के खुद ही रख लेते हैं, हम लोगों को तो देते नहीं नहीं, है, ऐसा पार्टी है। के कार्यालय बनाते नहीं है, ठीक है, नहीं, और नहीं। जब पता लगता है कि बाद में सरकार कोई और चुरा ले गया, तो ये कमी दिखती है क्या? नहीं, मेरे को एक बात बताओ, पैसा कहाँ से आया? बीजेपी के अंदर उनको पूछा जाए कि जो एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर एक दफ्तर 3 हाँ। होते थे सीमेंट की चदरों के,
आज पूरे आज 550 फाइव स्टार होटल बना है कहाँ से आया पैसा, ये बताओ कहाँ से आया? देश को लूटा। क्यों कर रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं? जो आरएसएस थी, आरएसएस इस देश के ऊपर, जैसे कांग्रेस ने 50 साल करा और 20 साल मिक्स किया, ये लगातार 50 साल या 100 साल राज करना चाहते हैं। जो आरएसएस की थ्योरी है हिंदूवाद की, हिंदू कौन है? ये हिंदुओं के लिए देते हैं। मोदी क्या है? मोदी अपने आप को परमात्मा मानता है, विष्णु का अवतार मानता है। लोग भी गधे हैं जो उसको मानते हैं। मैं हकीकत कह रहा हूँ, लोग गधे हैं। ये तो कृष्ण भी कहते हैं कि घट घट में परमात्मा है। तो हाँ, मोदी घट घट में तो मोदी भी को परमात्मा कहता है। तो अरे तो वो क्या कोई बात नहीं, वो भी तो जब घर परमात्मा है। आप ये बताओ, नहीं परमात्मा में पता नहीं, मुझे तो नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, जनता को भी पूछना चाहता हूँ, जो बीजेपी के आदमी हैं, जो वे कहते हैं उसको परमात्मा का अवतार मानते हैं, बोलो वे राम से भी ऊपर बनना चाहता है। अयोध्या में हैं? आप देखो राम की नगरी के अंदर वे खुद हार गए, अगर तो कहाँ गया राम? प्रियंका गांधी जी वहाँ से चुनाव लड़ लेती ना, इसको दिक्कत खड़ी हो जाती वहाँ ये पे। भी खुद हार जाता। हार जाता। जो राम का अवतार बनाता है वे भी खुद भी हार जाता। अच्छा ये बताइए, अयोध्या में लोगों ने क्यों हरा दिया? है अयोध्या के अंदर आप देखा वहाँ पे 14,000 घर, कितने हजार घर तोड़ दिए उनके लोगों के, घर से बेघर कर दिए। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है उनकी मिट्टी में ध्वस्त कर दी। आपका रोटी रोजी का साधन था, आपके पास मंदिर बने हुए थे, वे सबको ऐसे उजाड़ दिया, उनको कुछ नहीं दिया। मंदिर मस्जिद वो तोड़ दिए सबको, उनके रोटी रोजी का साधन था, बहुत कुछ था वहाँ पे, इसलिए हारा। उनको मुआवजा देता, बढ़िया बढ़िया उनको बिल्डिंग बना के देता। ये राम से बड़ा हो गया, राम को उंगली पकड़ के ले जा रहा है। बोलो, एक तरफ मोदी वो आपने देखा होगा बीच में मोदी राम, ये उधर लक्ष्मण और सीता होते हैं ना, उधर से ने अमित शाह और योगी खड़ा कर दिया। ये इनका जो JP नड्डा। अच्छा एक बात बताइए, चाहे बेशक आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ठीक है, आप हिंदू भी हैं, क्या आपको नहीं लगता कि जो नरेंद्र मोदी हैं, भाई हम हिंदू भी नहीं है, हम भारतवासी हैं, हम हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं, हम ये भारतवासी तो हकीकत है। हिंदू नाम से बहन जो पूरे देश को गुमराह कर दिया। हिंदू तो जो बीजेपी का कैडर है वो हिंदू है, जो बीजेपी को नहीं मानता वो हिंदू नहीं है। बीजेपी वालों का कहना है, ये उनका ये बीजेपी वालों का कहना है, जो राम को हम बीजेपी वाले हम राम को मानते हैं, कांग्रेस वाले राम को नहीं मानते, ये उनका मानना है। चित्रकूट हार के सारे अच्छे जो इनके धार्मिक स्थल वहाँ पे, वैसे भी अब राम को छोड़ दिया, जगन्नाथ को अपना लिया। प्रधानमंत्री जी हमारे राम ने हरा दिया, अब जगन्नाथ जी लगे। राम जी ने अयोध्या से इनको बीजेपी वालों को ऐसा धक्का दिया, अब ये वहाँ चले गए उड़ीसा में। देखो ये उसे राम याद नहीं आता अब। अच्छा, अब जगन्नाथ जी, सुनो। महाराज जगन्नाथ जी अभी याद आ आपने रहे। 10 साल देखा होगा इसका कार्यकाल में, इसकी बॉडी लैंग्वेज, माननीय हमारे माँ क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं जो मानव ये मोदी की गारंटी है, एक अकेला 38 पार्टियों के साथ लिहाज कर जिनके एक 2 MLA MP थे, फिर करता ही अब बोल के दिखा। अब चलेगा चौड़ी 56 इंच का लेके, ऐसे हो रहा हो। और अहंकार उसके अंदर आज भी है, 5-6 किलो वजन घट गया, अहंकार आज भी है। आप ये कौन से सूत्र से पता लगा? सूत्र बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। 5 किलो पहले ऐसे चलता था, एक अकेला सब पे भारी, अरे कमाल है यार। अब चला ये है लोगों ने अहंकारी वजन घट गया। अब आपको क्या लगता है कि जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस जीतेगी बहुत भारी वोटों से पूरे हरियाणा के अंदर। ये आप देखना, अगर 10 या 12 सीट आएंगी बीजेपी की, आप नोट कर लेना, 10 या 12 सीट आप ये लगा लो, हकीकत बता रहे हैं। तो ये थे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो लोकसभा चुनाव में एक अच्छा प्रदर्शन करते हुए 5 सीटें उन्होंने लोकसभा की पाई हैं। और आज जिस सभा में मैं मौजूद हूँ, ये अम्बाला लोकसभा की क्षेत्र है, जहाँ पे कांग्रेस इकट्ठा हुए हैं और उनको धन्यवाद देने के लिए वरुण चौधरी जी यहाँ पे आए हुए हैं। तो भाई जो मीडिया था, इंटरनेशनल मीडिया, उन्होंने ये गुब्बारा बना रखा था, वो निकाल दी लोगों ने हवा। हाँ, उसकी हवा निकाल दी, उन्होंने बना रखा था हवा, ठीक है नहीं। आज देश अपने आप को महसूस कर रहा है कि हम किसी उससे
पिंजरे से या किसी उससे हम निकल के आज़ाद हो गए हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं हम लोग। देश का हालत खराब कर दिए तो आप खुद महसूस करो, अपनी बात करने का अधिकार नहीं था किसी को। सारी पावर इसके पास, किसी कोई एमएलए को कोई पावर नहीं, कोई एमपी को पावर नहीं, कोई केंद्र के मंत्री को कोई पावर नहीं, मतलब किसी गवर्नर को कोई पावर नहीं। सारी पावर मतलब मोदी है। मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ मोदी है। क्यों? मोदी है इस दुनिया के अंदर, बाकी और कोई नहीं है। इतनी 140 करोड़ पॉपुलेशन बसती है, उनको कोई पावर नहीं है, उनको कोई अधिकार नहीं है। मोदी को अधिकार है। और देश की चारों पावर उसने खुद ने ले रखी है। न्यायपालिका, लोकतंत्र, ब्यूरोक्रेसी और ये मतलब ये मीडिया भी उसने खरीदा हुआ। 14 एंकर उसने खरीदे हुए हैं जो उसकी भाषा बोलते हैं। आपने देखा नहीं रिजल्ट में 400 पार। वे 14 के 14 एंकर में रिपोर्ट दे रहे थे। अब कहाँ बढ़ गए वे एंकर कहाँ बढ़ गए? अब 240 कैसे आ गई? और हम तो कह रहे थे 220 और 200 के अंदाजा हमने लगाया हुआ था। अब भी उनको 20-25 सीट ज़्यादा आ गई। ज़्यादा आ गई? हाँ, ज़्यादा आ गई। 200 के एड गेड में थी उनकी। ये देख लो, हकीकत में जो पूरे देश का सर्वे आ रहा था वो तो जाएगा, मतलब उड़ीसा में मतलब मार गया ये। अच्छा ये बताइए कि राहुल गांधी को लेके इतनी बातें होती रही हैं, आपको क्या लगता है कि अब इस काबिल हो गए हैं कि उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए? राहुल गांधी, जो पुरानी कांग्रेस थी ना, इस देश के अंदर बदलाव आना है। अभी इस बार तो रह गया, आने वाले टाइम के अंदर मतलब राहुल गांधी इस देश के अंदर एक बहुत ही प्रभावशाली नेता बनेगा, जो देश के अंदर बहुत ही डिफरेंस टाइप का डिफरेंस लाए, परिवर्तन लाएगा। जो आज के जो पुरानी कांग्रेस थी ना, उनकी पॉलिसी भी वही थी जो बीजेपी की पॉलिसी है कि गरीबों को नीचे दबा के रखना। परंतु राहुल गांधी इस देश के अंदर परिवर्तन लाना चाहते हैं, परंतु वे सत्ता में नहीं आ सके। आने वाले टाइम के अंदर सत्ता में आएंगे और देश के अंदर परिवर्तन होगा हकीकत में। तो कहीं ना कहीं पुरानी कांग्रेस जो चल रही थी उससे अलग। हाँ, उससे अलग है। तो हो चुकी जो कांग्रेस थी वो अलग हो चुकी है। नहीं, बुढ़े हो गए, रिजेक्ट बुढ़े हो गया, अलग हो चुके। जैसे गुलाम नबी आजाद था, उनके जैसे और बहुत थे। पत्थर उसी को लगते हैं जहाँ पे फल लगते हैं। अब एक बात बताओ, अकड़ते तो मुर्दे हैं, ठीक है। जिस पेड़ पे फल लगेंगे तो उसी पे तो पत्थर लगेंगे। और जहाँ पे मतलब कि सूखा जो अकड़ा पेड़ है वो टूटता है, घमंड टूटा है इनका, आगे भी टूटेगा। और ये पढ़े लिखे की बात है, जिस तरीके से उसको मतलब गाइड कर रहे हैं ना, अभी वो पप्पू है, फलाना है, ये दिख रहा है, ये भाषा उनको अब मतलब कि वो का कहावत है, बिला के उनका कुत्ता कुत्ता हमारा कुत्ता टोंग, ठीक है। तो ये बात हो रही है कि पढ़े लिखे आदमी को बेवकूफ़ बनाने लग रहे हैं। और इतने बड़े बड़े एक बात बताओ, पंचकूला में ये इंदिरा और राजीव कॉलोनी है ना, यहाँ तो ज्ञानचंद गुप्ता ने ये कह रखा है कि भी इसमें तो कोई भी काम ये अवैध है। इलेक्शन के टाइम पे तो आगे ये कहता है कि भी क्या नाम है, भी ये वोट दो। यार एक बात बताओ, आप गाली देते हो उन लोगों को, उनका काम नहीं होने देते, उनका काम नहीं करते आप। नशा, गुंडागर्दी, मतलब कि देह व्यापार इतना करवा रखा है हद से ज़्यादा। कॉलोनी में 1% भी काम नहीं होता। सिर्फ उन्होंने एक वो क्या करते हैं, वो कणक जो आटा देते हैं ना कणक, उसमें ना आप एक बारी देखना, आप अपनी तरफ से देखना उसको, कभी मिट्टी मतलब कि इतना सड़ा गला, अगर जो खा ले तो मैं ये कह दूंगा कि बहुत बढ़िया रहते हैं। जिस तरीके का वो राशन दे रहे हैं ना। क्या नाम है आपका? मेरा मंजू कुमार है जी। आप कहाँ से हैं? मैं इंदिरा कॉलोनी से ही हूँ। तो आपको क्या लगता है कि पंचकुला की जो सीट है इस बार जो कार्यकर्ता है किसके पक्ष में? देखो ऐसा है कि मैं कांग्रेस पार्टी की सपोर्ट नहीं करता और ना सपोर्ट नहीं करूँ था, क्योंकि एक बात तो इन्होंने हमेशा गरीब आदमियों के बारे में सोचा है। दूसरी बात, हमने बीजेपी से एक सवाल किया था, हमारा जो मैं डोर टू डोर गार्बेज है ना, जो घर घर से कचरा उठाते हैं, हमने उनका नेतृत्व किया था। हमने इनसे बात बोली भी, इनसे हाथ भी जोड़े, पैर भी पकड़े। इन्होंने हमारा जो गार्बेज का काम है ना बिल्कुल ख़त्म कर दिया। सफाई कर्मचारियों का इन्होंने क्या कहा था, आपको कोरोना टाइम में भी 50-50 लाख रुपये हम इनको देंगे जो भी सफाई कर्मचारी की डेथ होगी। हमारे कम से कम भी 10-12 सफाई कर्मचारी मरे हैं ना, तो इन्होंने कोई पैसा दिया, उन केबल को ऐसे निकाल दिया जैसे दूध में थे मक्खी, वो दर की ठोकर खा रहे। कोरोना टाइम में जो काम किया ना हमारे लोगों ने, ये तो उनके कफन तक खा गए, कफन के पैसे भी खा गए, लकड़ियों के दाह संस्कार के पैसे खा गए, उसमें कोर्ट में पड़ा अभी पेंडिंग। और ये हमारे लोगों पे 50 मुकदमे दर्ज किए हमारे पे, मेरे पे खुद।
सिर्फ किस चीज़ का भी, हम अपने समाज की, अपने भाईचारे की, अपनी कॉलोनी की, जहाँ पे रहता है भला कुत्ता भी पूछ मार के बैठता है, हम वहाँ सफाई करना चाहते हैं, ये वहाँ गंद फैलाना चाहते हैं। मैं ये पूछ रहा था कि जो कार्यकर्ता हैं जी। जो पंचकुला की जो विधानसभा सीट है जी। वो किसके पक्ष में है, किसकी हवा है? ऐसा है जी, देखो हवा तो फिलहाल हम ये नहीं पता कि किसकी हो जाए, पर हाँ इतना है कि आज के टाइम कांग्रेस की है, कांग्रेस का ही दबदबा रहेगा। नेता कौन है पंचकुला? अभी आएंगे, क्योंकि एक बात है, मैं तो नहीं तय कर सकता, ये तो पूरी लीडरशिप करेगी, लीडरशिप करेगी, ये खुद करते क्या कार्यकर्ता की अपनी भी तो भाई ये नेता रहेगा तो हमारी नहीं, बातें देखो, आगे ऐसा है पहुंचाई कि जाएंगी। अब ये तो व्यक्तिगत leadership तौर पे मैं आपसे पूछूं तो आप क्या मानते हैं कि पंचकुला के अंदर कौन सा ऐसा नेता है कि अगर वो एमएलए बनेगा तो जनता और कार्यकर्ताओं की सुनेगा? देखो जी, उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम तो मतलब कि बहुत कार्यकर्ता भी नहीं है, कार्यकर्ता के पैर की दौड़ भी नहीं है, फिलहाल जो मतलब कि लीडरशिप तय करेगी उसके हिसाब से काम करेंगे। और एक बात बताऊँ, ये कंफर्म है कि अब की बार जिता के भी तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पूछ के ही तय करेगी, हवा में तो पूछेगी नहीं। ठीक है, पूछेगी तो बता देंगे उनको। अच्छा, उनको बता देंगे, ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? विकास शर्मा। तो आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जी। या कोई पदाधिकारी? नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता है। कुछ पद भी है आपके पास? और गांव से सरपंच है, कहाँ के? गोकुलगढ़ गांव से। ओके, तो अभी जो चुनाव हुआ है 2024 का, एक कार्यकर्ता के तौर पे, क्योंकि 3.5 लाख कम से कम वोटों का मार्जिन था पिछले लोकसभा चुनाव को लेके, कार्यकर्ता में किस तरह की बातें चल रही थी? क्या इतना विश्वास था कि जनता सहयोग कर देगी? एक्चुअली में कांग्रेस के कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ता में बहुत फ़र्क है। बीजेपी के कार्यकर्ता ये मानते हैं कि हमें ग्राउंड लेवल पे लोगों की समस्याओं को दूर करने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तो मोदी के नाम पे इलेक्शन को जीत लेंगे। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता में ऐसा नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ता ने डोर टू डोर मेहनत की है, लोगों की समस्याओं को अपने विधायक तक पहुँचाने का काम किया है। जहाँ से ये मुलाना कंस्टिट्यूंसी से पहले विधायक थे, इन्होंने वहाँ की सभी समस्याओं को विधानसभा में उठाया है। लोगों के मन के अंदर एक विश्वास था कि जैसे इन्होंने अपनी कंस्टिट्यूंसी की समस्याओं को सामने लोगों के विधानसभा में रखा है, वैसे ही ये अपने लोकसभा कंस्टिट्यूंसी की भी समस्याओं को संसद में जाके उनको दूर करने का काम करेंगे। मैं जो बात कर रहा था कि क्योंकि आप गांव के प्रधान हैं और एक लोकल जो कार्यकर्ता होते हैं, छोटे छोटे जो कार्यकर्ता होते हैं, उनसे आपका संबंध जो है कि वो रहा है। चुनाव जब चल रहा था उस समय जो आम कार्यकर्ता थे, और आएगा तो मोदी ही, जिस तरह की चीज़ें चल रही थी, उसको लेकर किस तरह की सोच चल रही थी आम कार्यकर्ताओं के बीच में? चलिए, ये वरुण चौधरी क्या करते हैं क्या नहीं करते वो बात की बातें हैं, ये यहाँ वहाँ पे मानसिकता क्या थी? नहीं, एक्चुअली में क्या था कि लोगों के मन में ये बात थी कि पीछे जब मीडिया 400 पार दिखाती थी, ये कहती थी कि मोदी आ रहे हैं, मोदी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं, 400 पार होके आ रहे हैं। लेकिन जब लोग, हमारे जो कार्यकर्ता थे, वो ये मानते थे कि जिस गांव से हम संबंध रखते हैं, जिस छोटे से कस्बे से हम संबंध रखते हैं, हमारे कस्बे में कौन जीत रहा है? हमारे कस्बे में वरुण चौधरी जीत रहा है, कांग्रेस पार्टी जीत रही है। तो जब वो समूह इकट्ठा होता था, आपस में बातचीत करते थे कि 10 लोग हमारे 10 में भी जीत रही है, 20 लोग इकट्ठा होते हमारे 20 में भी जीत रहे हैं, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि हमने इस बढ़िया तरीके से, इस लेवल से मेहनत कर रखी है कि ये जो दिखाया जा रहा है ऐसा नहीं है, हम 100% जीत रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, 3.5 लाख से पहले बीजेपी गवर्नमेंट जीती थी, अब की बार 45,546 से वरुण चौधरी जीते हैं। हम इसको 45,546 नहीं मानते, हम इसको ये मानते हैं कि पहले 3.5 लाख की उनकी जो लीड थी उसको कवर किया है। मुख्यमंत्री के गांव से जीते हैं, मुख्यमंत्री के हलके से जीते हैं, मुख्यमंत्री की लोकसभा कंस्टिट्यूंसी से जीते हैं, शिक्षा मंत्री के गांव से जीते हैं, शिक्षा मंत्री के हलके से जीते हैं, शिक्षा मंत्री की कंस्टिट्यूंसी से जीते हैं, लोकसभा स्पीकर हमारे कंस्टिट्यूंसी में आते थे, एक राज्य मंत्री असीम गोयल जी हमारी कंस्टिट्यूंसी में आते हैं, उनके भी गाँव से जीते, हल्के से जीते और कंस्टिट्यूंसी से जीते हैं। तो एक ही कंस्टिट्यूंसी के अंदर हरियाणा गवर्नमेंट के 4 बड़े लीडर और एक मुख्यमंत्री जहाँ रहता हो, उस कंस्टिट्यूंसी को जीतना वो एक बहुत बड़ी लीड है। इसको आप 45,000 से कंपैरिजन ना करें, इसको आप देखें कि 4 बड़े लीडरों को हरा के 3.5 लाख की लीड को कम करके 50,000 से जीतना एक बहुत बड़ा मार्जिन है। ये जो ये विश्वास जीत का जो पनपा, वो क्या चुनाव शुरू होने से पहले ही विश्वास था या दूसरे तीसरे चरण के बाद ये विश्वास पनपा? नहीं, ऐसा नहीं था। बदलाव देखो, पब्लिक बदलाव पहले चाहती थी। जैसे हम गांव से प्रधान हैं, तो गांव की जो समस्याएं थी, चाहे वो फैमिली आईडी से संबंधित थी, चाहे वो बीपीएल कार्ड से संबंधित थी, चाहे वो राशन के डिपो में समस्याएं थी, चाहे वो पेंशन कट जाने से प्रॉब्लम थी, बहुत सी गांव की जो समस्याएं थी वो पहले ही हमारे बीच में आ रही थी।
और उन समस्याओं का हमें पता था कि लोगों का उनके प्रति बहुत रोष है। जब हम उन समस्याओं को उठाने के लिए पंचकुला आए, उन्होंने सरपंचों को पीटा। जब ओल्ड पेंशन स्कीम वाले आए, इन्होंने उनको पीटा। जब आशा वर्कर अपनी समस्या लेकर आए, इन्होंने उनको पीटा। जब ड्राइंग टीचर आए, इन्होंने उनको पीटा। जब डॉक्टर आए, इन्होंने उनको पीटा। इन्होंने सुनी किसकी है? जब सत्ता के अंदर आप पब्लिक आपको वोट डाल के सत्तासीन करती है तो वो अपनी समस्याओं के लिए करती है। अगर मेरे को किसी ने सरपंच बनाया है तो गांव की समस्याओं को दूर करने के लिए बनाया है। इनको हमने एमएलए एमपी पब्लिक ने बनाया है तो उनको प्रदेश की देश की समस्या को दूर करने के लिए बनाया है। लेकिन जो भी वर्ग इनके सामने अपनी आवाज़ को उठाता था, ये डंडे से उसकी आवाज़ का जवाब देते थे। तो लोगों ने वोट की चोट से इनको जवाब दिया उस बात का। अभी तो और बदलाव आने वाला है। आप देखो कि 46 कंस्टिट्यूएंसी के अंदर हम हरियाणा से जीत चुके हैं और विधानसभा के अंदर पहले भी इन्होंने 2019 की अगर हम बात करें तो इन्होंने 2019 में 10 की कंस्टिट्यूएंसी लोकसभा की जीती थी, जिसमें एक 6.5 लाख वोट से थी और 4 कंस्टिट्यूएंसी 3.5 लाख से थी और 4 कंस्टिट्यूएंसी 1.5 लाख से प्लस में थी। एक सिर्फ रोहतक कंस्टिट्यूएंसी थी जो 5-7 हज़ार के मार्जिन पे थी। उसमें इन्होंने जो 75 पार का नारा दिया था वो गलत नहीं था, ये अपनी जगह सही थे, क्योंकि 82 कंस्टिट्यूएंसी विधानसभा की ये जीत चुके थे। 82 कंस्टिट्यूएंसी जीतने के बाद इन्होंने 75 पार का नारा दिया था। लेकिन विधानसभा के मुद्दे कुछ और होते हैं। हरियाणा में जब गवर्नमेंट ने इलेक्शन करवाया तो 41 सीट इनकी आई, मतलब 82 में से लोगों ने इनको 50% वहीं पे हरा दिया था। और अब इनका वोट परसेंटेज और कम हुआ है। अब तो हम जीत के आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जीत के आ रही है। अब विधानसभा में आपने देखना हम 70 पार जाएंगे और अपनी एक सॉलिड सरकार बनाएंगे। कहीं आपका 70 पार का नारा 400 पार के नारे के साथ ही तो नहीं मैच करता? नहीं, आपको मैं अगर आप पुराने जितने भी नारे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, आप किसी भी नारे को रिपीट 2014 से लेके 2024 तक सुन के देखिए। जितने भी नारे इन्होंने दिए वो झूठे नारे दिए हैं। पहले इन्होंने 75 पार का नारा दिया, इनका वो झूठा था। दूसरी स्टेट में जहां इन्होंने 29 पार का नारा दिया था 6 आई थी, अब 400 पार का नारा दिया इन्होंने 242 आई हैं। तो झूठे नारे तो ये देते हैं। कभी भी कांग्रेस सरकार इंडिया गठबंधन झूठा नारा नहीं देती। हमने बहुमत में आने का नारा दिया था और हम बहुमत के बहुत नज़दीक हैं। ये भी बैसाखियों के सहारे अपनी सरकार बना रहे हैं। इनको कोई लोगों ने बहुमत नहीं दिया, लोगों ने इनको नकारा है। इस सरकार की नीतियों को नकारा है, इन सरकार की कार्यशैली को नकारा है। शुक्रिया सर। आपका शुभ नाम? वीर जविंदर। क्या करते हैं आप? यूथ कांग्रेस जिला महासचिव अम्बाड़ा। हरियाणा में जब भी चुनाव होता है तो चुनाव से पहले यूथ कांग्रेस के संगठन निर्माण को लेके जो चर्चाएं होती हैं वो काफ़ी खास होती हैं। और ये भी देखा गया है कि हरियाणा में संगठन निर्माण को लेके जितनी देरी हुई है, अभी तक भी कुछ संगठन जो है कि वो अच्छी तरीके से नहीं बने हुए हैं। उसको लेकर आप कहाँ पर देखते हैं कि कहाँ पे कमियां रह जाती हैं जो इस चीज़ को पूरा नहीं कर पाते? ये तो कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड का एक कार्यकारिणी बनाने का एक तरीका है। जिस तरीके से कार्यकारिणी पूरी होगी कोई नहीं, ठीक है। आप ये बताइए कि अभी जो चुनाव होने वाला है विधानसभा चुनाव में, तो क्या आप लोगों को एक्टिव किया जा रहा है? ऐसे है, हर कार्यकर्ता पहले से ही एक्टिव है अपने अपने विधानसभा में। हर कार्यकर्ता एक्टिव है, हर कोई महासचिव है, कोई प्रधान है, हर कार्यकर्ता, हर यूथ पूरा एक्टिव है हर हल्के में। कितने साल से आप यूथ कांग्रेस में? मैं कुछ 10 साल से। इस बार सत्ता मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी सत्ता, 70 पार जाएगी इस बार सीट, क्लियर है ये। और मौलाना विधानसभा से चौधरी फूलचंद मौलाना जी का परिवार तीसरा इलेक्शन जीतेगा। कॉन्फिडेंस है पूरा। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? दीपांशु बंसल। दीपांशु जी, मैं थोड़ा सा ये जान रहा था कि जो अम्बाला लोकसभा चुनाव है वो आप लोगों ने जीत लिया। जब चुनाव चल रहा था शुरुआत में एक कार्यकर्ता के तौर पे विश्वास था कि ये सीट निकल जाएगी? लेकिन निश्चित रूप से ना केवल अम्बाला लोकसभा बल्कि आप देखिए पूरे देश में जिस प्रकार राहुल जी के प्रति लोगों को प्यार आपको देखने को मिला, और कहीं ना कहीं अम्बाला लोकसभा तो हम पहले दिन से ये मान करके चल रहे थे कि ये सीट हमारी जीती हुई सीट है, और आपको उसका नतीजा देखने को मिला जहाँ पे लोगों ने भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं उनके बूथ तक को हराने का काम लोगों ने किया। ये निश्चित रूप से इस चीज़ को दिखाता है कि अम्बाला लोकसभा तो पहले दिन से, जिस दिन वरुण भाई को टिकट दे दी गई थी उसी दिन से कांग्रेस ये सीट जीत गई। जो युवाओं का संगठन है
अगर मैं हरियाणा की बात कर लूँ, क्योंकि अभी हरियाणा में हम खड़े हैं, संगठन को लेकर हमेशा देखा जाता है कि कांग्रेस बैकफुट पे रहती है और इस मामले में बीजेपी हमेशा आगे रहती है। राहुल गांधी को भी अगर देखा जाए तो 10-12 सालों से बिल्कुल वो फुल टाइम चीज़ों को लेकर वो आगे चल रहे हैं। तो एक युवा कार्यकर्ता होने के नाते आपको अपनी पार्टी के लिए ये आपको क्या जो है कि अपने वरिष्ठ नेताओं को बताना चाहिए कि वो युवाओं के संगठन को लेके किस तरीके की एक्टिविटीज़ दिखाएं जिससे कि युवा एक विचारधारा को लेके सड़कों पर दिखाएं? ये आप देखिए, हमारे हरियाणा में तो या देश में अगर आप बात करो, कांग्रेस के साथ युवाओं की जो संगठन की बात है, हमारी जो युवा कांग्रेस है और जो हमारी NSUI है, ये दो संगठन एक मात्र ऐसे संगठन आपको किसी पार्टी में देखने को मिलेंगे जहाँ पर एक आम घर का व्यक्ति भी संगठन में एक प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक बैठने का काम करता है, जिसके घर में कोई सरपंच पंच तक नहीं होता। जो इलेक्शन पॉलिसी संगठन के अंदर राहुल जी ने शुरू की थी 2006-07 में, उसके बाद से ये आम व्यक्ति भी कांग्रेस की मेन धारा के अंदर आया। आप पंजाब के अंदर देखिए, राजा वड़िंग जी जो बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के हैं, आज वो पंजाब कांग्रेस के प्रधान भी हैं और सांसद भी बने। हमारे हरियाणा में दिव्यांशु बुद्धि राजा जी, आप देख सकते हैं किस प्रकार से वो किसी भी राजनीतिक पृष्ठभूमि में नहीं थे और सिटिंग सीएम के सामने, सिटिंग सीएम के हल्के से और एक्स सीएम जो सुपर सीएम कहते थे उसके सामने पार्टी ने टिकट देने का काम किया और 5 लाख से ज़्यादा वोट लिए। इसी प्रकार से आप देश के किसी भी कोने में जाएंगे, हमारे राजस्थान के अंदर आप जाइए, हिमाचल के अंदर जाइए, तो हर जगह युवाओं को आगे लेके आने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। जहाँ तक आपकी संगठन की बात है, वो बात वाजिब है कि हरियाणा में संगठन की कमी रही है और हम काफ़ी समय से संगठन नहीं बना पाए, जिसका अगर संगठन होता तो मैं समझता हूँ कि 10 की 10 सीटें कांग्रेस पार्टी की होती। ये बात सच है, जिस बात को हमें मानना भी पड़ेगा। पर जो संगठन कांग्रेस का है वो देश के, प्रदेश के मतदाताओं से जुड़ा है। जब देश को बचाने की बात आती है तब उस समय मतदाता ये सोचकर वोट नहीं डालता कि किस पार्टी का संगठन है, नहीं है। आप देखिए, बिना संगठन के भी हम इतनी भारी वोटों से जीत कर अगर आ रहे हैं तो आप इससे हिसाब लगा सकते हैं कि लोग भारतीय जनता पार्टी से कितने दुखी थे, कितने परेशान थे और कितने परेशान हैं। जो बुद्धिजीवी वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग के बीच में एक जो है कि वो सवाल घूम रहा है और वो सवाल ये घूम रहा है कि जो रिज़ल्ट आया है और कांग्रेस जिस तरीके से 99 पर पहुंची है और इंडिया गठबंधन जिस तरीके से आगे बढ़ी है, उसमें विपक्ष ने कुछ खास नहीं किया, राहुल गांधी ने कुछ खास नहीं किया, अखिलेश ने कुछ खास नहीं किया, जनता खुद विपक्ष बन के खड़ी है। जबकि जो विपक्षी पार्टियां थीं वो बैकफुट पे रही हैं। जनता खुद जो है कि चुनाव लड़ रही थी नरेंद्र मोदी के खिलाफ, जिन्होंने उन्हें बैकफुट पे लेकर आए। इस मामले में आपका क्या? नहीं, विपक्ष ने चुनाव क्यों नहीं लड़ा? आप देखिए, अयोध्या की सीट जो राम मंदिर का नारा देते रहे, अयोध्या की सीट ऐसे तो नहीं हारे। उत्तर प्रदेश के अंदर 80 की 80 सीट का दावा करते रहे, वहाँ 32 पर सिमट के रह गए। वहाँ पर इंडिया गठबंधन ने देखिए अब किस प्रकार से नज़ारा देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी को। अब देखिए, राहुल गांधी जी कितने मार्जिन से चुनाव जीते। और जो ये अगर ये कहें कि विपक्ष चुनाव नहीं लड़ रहा तो फिर कौन लड़ रहा था? तो मतलब ये तो अपनी पॉलिसीज़ से खुद ही इतने परेशान आ चुके हैं, इनको पता था कि भी इनकी सरकार नहीं आ रही। ऐसा नहीं है कि विपक्ष ने कुछ नहीं किया, विपक्ष ने तो इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हर मुद्दे को, चाहे बेरोज़गारी का है, महंगाई का है, भ्रष्टाचार का है, हर मुद्दे को विपक्ष ने बड़ी बखूबी निभाया है और बखूबी उठाया। राहुल जी तो पूरे देश के अंदर पदयात्रा कर चुके, कन्याकुमारी से कश्मीर, अटक से कटक, पूरा देश वो व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति पैदल चलने का काम किया। और उनकी आवाज़ को दबाने के लिए बीजेपी ने कोई कोशिश ऐसी नहीं थी जो ना की हो। ईडी को उनके घर पे बिठा दिया। बीजेपी आज उनके परिवार का त्याग देश के अंदर भूल गई। उनकी दादी को गोलियों से भून दिया गया, उनके पिताजी को गोलियों से भून दिया गया, उनके परदादा जी नेहरू जी ने देश को बनाने का काम किया। सब बातों को बीजेपी भूल के जो जातिवाद की बात करती है, धर्म की बात करती है, ये बातें उन्हें शोभा नहीं देती कि वो ये आकर विपक्ष ने कुछ नहीं किया। अगर विपक्ष ने कुछ नहीं किया तो इतनी सीटें कैसे आई? एक सवाल और भी है कि जो कांग्रेस पार्टी है, अब आपको क्या लगता है कि जो विरोधी पार्टियां या जो पत्रकार लोग हैं वो कहते हैं कि चुनाव जैसे ही ख़त्म होता है कांग्रेस अपने अपने आराम गृह में चले जाते हैं, उनके बड़े नेता अपने अपने आराम गृह में चले जाते हैं, और जबकि बीजेपी के कार्यकर्ता डे 1 से दूसरी चुनाव तैयारी के लिए लग जाते हैं। क्या ये बात सही है? और अगर सही नहीं है तो क्योंकि चुनाव रिज़ल्ट आते हैं उससे इस बात को वो जोड़ते हैं। देखिए, आपके सामने आज
भारतीय जनता पार्टी के भी 5 सांसद हरियाणा में जीते हैं और कांग्रेस पार्टी के भी 5 सांसद हरियाणा में जीते हैं। तो आपके सामने देखने के लिए है, उनके तो इलेक्शन हार के, और हालांकि वो पंचकुला विधानसभा जीते हैं, वो तो घर पे बैठे हैं बीजेपी, तो उनके तो जो नेता हैं, कार्यकर्ता, वो घर पे बैठे हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता आपको आज भी सड़कों पे दिख रहा है। आज भी वरुण जी अपने मतदाताओं का, अपने साथियों का आभार प्रकट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। 19 जून को हमारे कालका विधानसभा में कार्यक्रम है। मैं तो आपके माध्यम से सबको इन्विटेशन देता हूँ। 4:30 बजे हमारे व्हाइट कैसल पिंजौर में कार्यक्रम है। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे, नीट का जो मुद्दा जो था, जिस प्रकार से 4 जून को ही इन्होंने लीपापोती करने के लिए रिजल्ट निकाल दिया, उसके बाद से सड़कों पर है। दिल्ली के अंदर आप देखिए किस प्रकार झूठी FIRs पूरे देश के अंदर बीजेपी करने का काम कर रही है, हमारे छात्रों पर, हमारे NSY के कार्यकर्ताओं पर। प्रियंका जी, राहुल जी कितनी मजबूती से इस इशू को देश भर में उठा रहे हैं और बीजेपी के नेता चुप्पी साधे बैठे हैं। तो अगर ये बात, तो आपके सवाल का जवाब खुद ही स्वयं ही आपको मिल गया कि कौन घर पर बैठता है और कौन काम करता है। तो ये हम बात कर रहे थे कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं से, और आप देखेंगे कि जिस तरीके का माहौल हरियाणा की राजनीति में बना हुआ है और 5 सीटों की जीत के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल लबालब भरा हुआ है। और देखते हैं कि इस उत्साह और इस जोश से विधानसभा चुनाव में क्या रिजल्ट आता है। नमस्कार, जय हिंद।